The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 53,480 नए मामले सामने आए, जबकि 354 लोगों की मौत हुई। कोरोना के 79% सक्रिय मामले 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ से हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 61% सक्रिय केस हैं। इस बीच बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। मुंबई में सिर्फ 49 दिनों में 91,000 कोरोना के केस रिपोर्ट किए गए हैं। बीएमसी के कमिश्नर के मुताबिक मुंबई में अभी 74,000 मामले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, यानी कोरोना अब एक साइलेंट किलर के रूप में उभरता दिख रहा है, जो बिना लक्षणों के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। दूसरी सुर्खी गुजरात से है। इशरत जहां इनकाउंटर केस में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के 3 पुलिस अधिकारी गिरीश सिंघल, तरुण बारोट और अंजू चौधरी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जो ये बता सके कि इशरत जहां और 4 अन्य लोग जो मारे गए वे आतंकी नहीं थे। इशरत जहां, जावेद, अमजद अली राणा और जीशान जौहर 15 जून 2004 को अहमदाबाद में कोतरपुर वाटर वर्क्स के पास एक एनकाउंटर में मारे गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि ये लोग लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने आए थे। इशरत जहां की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई ने जांच के बाद 2013 में चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें सीबीआई ने 7 पुलिस वालों पीपी पांडे, डीजी वंजारा, एनके अमीन, जेजी परमार, गिरीश सिंघल, तरुण बारोट और अंजू चौधरी को हत्या, अपहरण और सबूत मिटाने का आरोपी बनाया था। पीपी पांडे 2018 में, जबकि डीजी वंजारा और एनके अमीन 2019 में आरोप मुक्त कर दिए गए थे। एक आरोपी जेजी परमार की मौत हो चुकी है। आज कोर्ट ने बाकी के 3 आरोपी पुलिस अधिकारियों को भी बरी कर दिया। तीसरी सुर्खी पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कपास और सूती धागे को भारत से आयात करने को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक लगभग 2 साल से बंद व्यापार को फिर से शुरू करने की संभावना पर चर्चा के लिए आज इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें व्यापार को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। साल 2019 में अगस्त में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया था। इन दिनों पाकिस्तान को चीनी और कपास के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कपास और सूती धागे की कमी के कारण पाकिस्तान को इसे अमेरिका, ब्राजील और उज्बेकिस्तान से आयात करना पड़ रहा है। भारत से आयात किया गया कपास पाकिस्तान के लिए सस्ता भी होगा और जल्दी पहुंच भी जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान फिर से भारत के साथ व्यापार शुरू कर रहा है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिख एकजुट होने की अपील की है। ममता ने चिट्ठी में लिखा है कि लोकतंत्र और संविधान पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। ममता बनर्जी ने यह चिट्ठी शरद पवार, एनके स्टालिन, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और फारूक अब्दुल्ला समेत 15 नेताओं को भेजी है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी डर गई हैं। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम नहीं आए, बल्कि ममता बनर्जी वहां पर आई हैं। माटी मानुष कहने वाले लोग, बंगाल की बेटी कहने वाले, बंगाल की बहन कहने वाले, बंगाल की मां कहने वाले, बंगाल की दीदी कहने वाले, उन्होंने बंगाल की बहनों की क्या चिंता की। और आज मैं इस जनसभा में देख रहा हूं, पुरुषों से ज्यादा महिला शक्ति यहां पर उपस्थित है। ये बताती है कि बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है कमल खिलाना है और टीएमसी को साफ करना है। ये बात तय हो चुकी है। नंदीग्राम समेत पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर कल दूसरे चरण में मतदान होगा। बंगाल के बाद अब
बात असम की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कामरूप में रैली की, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार असम की सोच असल के युवा को खत्म करना चाहती है। हमने 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी, जो उस युवा का सपना था, पहली गारंटी कहती है कि हम असम में सीएए को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। जिस चीज के लिए दीपांचल दास ने अपनी जान दी, उसको हम असम में कभी नहीं होने देंगे। सवाल ही नहीं उठता। दीपांचल जैसे असम में लाखों युवा हैं। आज असम में उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता। बीजेपी रोजगार देने की कोशिश नहीं करती, इन युवाओं की मदद करने की कोशिश नहीं करती, इन युवाओं को सपना पूरा नहीं करने देती, उल्टा असम पर आक्रमण करती है। सीएए असम पर आक्रमण है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये आपके इतिहास पे, आपकी हिस्ट्री पे, आपकी भाषा पर, आपके भाईचारे पर आक्रमण है। इसलिए हम इसको रोक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज असम में रैली की, जहां उन्होंने बदरुद्दीन अजमल पर निशाना साधते हुए कहा कि असम को हम घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। आजकल राहुल बाबा यहाँ पर्यटन पर निकले हैं, टूरिस्ट की तरह यहाँ पर घूमने निकले हैं। उन्होंने एक बात कही कि असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल हो सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, हो सकते हैं क्या? अभी यहां नूरुल असम बैठे 5-5 पीढ़ियों से, 10-10 पीढ़ियों से रहते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब मिलजुल कर रहे, ये भारत का संस्कार है। परंतु आप असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहते हो तो सुन लो राहुल बाबा, कान खोलकर, जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, असम में घुसपैठ हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ और शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, जहां बीजेपी के कैंपेन की बड़ी फजीहत हुई है। हुआ यूं कि तमिलनाडु बीजेपी ने राज्य की संस्कृति और सभ्यता को दिखाने के लिए 28 मार्च को एक वीडियो ट्विटर पर डाला। वीडियो का टाइटल था कमल को खिलने दो, तमिलनाडु को बढ़ने दो। इस वीडियो में एक महिला क्लासिकल डांस करती नजर आ रही है और बीजेपी की सोशल मीडिया टीम से यही गलती हो गई। शायद वे अनजान थे कि जिस महिला डांसर का वीडियो वो पोस्ट कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वित्त मंत्री रहे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की बहू और सांसद बेटे कार्ति चिदम्बरम की पत्नी डॉक्टर श्रीनिधि हैं। जैसे ही वीडियो सामने आया, बीजेपी की गलती जगजाहिर हो गई। सोशल मीडिया पर भद्द तो पिटी ही, श्रीनिधि चिदम्बरम ने भी क्लास लगा दी। कहा, शर्मनाक, बीजेपी ने मेरी तस्वीर का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए किया है। फिर आगे तमिल में लिखा, तमिलनाडु में कमल कभी नहीं खिलेगा। मौका मिलते ही तमिलनाडु कांग्रेस ने भी बीजेपी को लपेट लिया। ट्विटर पर लिखा, डियर बीजेपी, हम समझ सकते हैं कि किसी की सहमति के विचार को आप नहीं समझ सकते, लेकिन आप श्रीनिधि चिदम्बरम की तस्वीर बिना उनकी सहमति के इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस हरकत से साबित होता है कि बीजेपी का कैंपेन झूठ और प्रोपेगेंडा से भरा हुआ है। वैसे बीजेपी ने उस वीडियो को अपने ट्विटर से हटा लिया है। वीडियो वाला गाना सीमोजी है, जिस पर श्रीनिधि ने परफॉर्म किया है। इसे कंपोज किया है AR रहमान ने और लिखा है तमिलनाडु के CM रहे M करुणानिधि ने। अब बात केरल की। कुछ दिन पहले हमने घोषणा पत्र में सबको कारें देने वाला
नेता, उसका जिक्र किया था। अब केरल के कोंडोती सीट से निर्दलीय उम्मीदवार केटी सुलेमान हाजी ने भी एक अनोखा वादा किया है। उनका कहना है अगर वो चुनाव जीतते हैं तो साल 2022 में कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप का टिकट मुफ्त दिया जाएगा। बता दें कि सुलेमान हाजी को चुनावों में सत्तारूढ़ एलडीएफ गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। सुलेमान हाजी ने बताया, मैं एक फुटबॉल टूर्नामेंट करवाऊंगा जिसमें अगले साल कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप का टिकट प्राइज के तौर पर दिया जाएगा। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम होगा एमएलए ट्रॉफी। एलडीएफ को उम्मीद है कि सुलेमान अपनी लोकप्रियता को वोट में तब्दील करने में सफल होंगे, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया है कि सुलेमान हाजी की पत्नी पाकिस्तानी मूल की हैं और उन्होंने ये बात अपने नॉमिनेशन पेपर्स में नहीं बताई है। इस पर हाजी ने कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है। यह पहला मौका नहीं है जब उन पर यह आरोप लगा है। इससे पहले बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने भी यही आरोप लगाए थे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।